ढेरिया का घर राजन शाही ने रावी और वीरा कहा, यह फंक्शन 2 दिन बाद शुरू होने वाला है। क्या आप अपनी मम्मी को मना लेंगे? वीरा ने कहा, परेशानी इस बात की नहीं है, बात उनकी तबीयत की है। इस समय धैर्य का ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज पर चल रहा था। वह नहीं जानते थे कि उसको दी जाने वाली नई दवाइयों का उसके शरीर पर कौन सा असर होने वाला है। उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी अपनी मम्मी से इतने समय के लिए अलग होने की। राजन शाही ने मुस्कुराते हुए उस छोटी सी बच्ची को देखा जो कुछ ज्यादा ही समझदार थी और कहा, आप चिंता ना करें, हमने पता किया है, सिद्धार्थ कश्यप एक अच्छे डॉक्टर हैं और वह जरूर आपकी मम्मी को ठीक कर देंगे। और आपकी आहाना मासी भी तो वही काम करती है। न कि सुनते ही वीरा की आंखें अचानक सख्त हो गईं। उसने कभी यह पता नहीं किया कि आहाना का काम करती है, पर अब यह बात उसे किसी मुसीबत का हिंट दे रही थी। प्रज्ञा भाटिया ने एक फाइल वीरा को देते हुए कहा, आप दोनों इस पर साइन कर दीजिए। हमने जिस कंपनी के साथ मिलकर हमारे नए स्टोर ओपन करें, यह उसका एग्रीमेंट है। आप दोनों इसे अच्छे से पढ़कर साइन कर दीजिएगा। फिर उसने रावी की तरफ देखकर कहा, मैं आपकी मम्मी से कल मिली, वह सच में बहुत सुंदर है। रावी ने अपना सर उठाया और कहा, मुझे पता है, मेरी मम्मी वर्ल्ड की सबसे ज्यादा सुंदर लेडी है। प्रज्ञा भाटिया मुस्कुराई और कहने लगी, हाँ, मैंने जो ड्रेस उनके लिए बनाई थी, ऐसा लग रहा था उस ड्रेस की खूबसूरती जब आपकी मम्मी ने पहनी तब बड़ी थी। वीरा शांति थे, उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ रही थी और प्रज्ञा भाटिया की बातें सुन रही थी, पर अपनी मम्मी की तारीफ सुनकर उसके होठों पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई थी। वह लोग बातें कर ही रहे थे कि घर की डोरबेल बजी। शिव ने घबराकर सबकी तरफ देखा और कहा, समय कौन आया होगा? मैंने पता किया था, पार्टी के बाद सब लोगों को उसी होटल में रुकने को कहा गया था। वीरा ने शांति से शिव को देखा और कहा, दरवाजा खोलो। शिव ने जैसे ही दरवाजा खोल वह अपनी जगह पर जम गया। डायमंड स्टार होटल। वायु जब अपने कमरे में आया तो उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट थी और उसकी आंखों में एक अलग ही खुशी। सिद्धार्थ ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, लगता है मिस्टर वायु राजवंश के साथ कुछ अच्छा हुआ है। वायु ने तुरंत अपने फेस के एक्सप्रेशंस नॉर्मल की और कहा, ऐसा कुछ नहीं है। क्या सारे घर वाले जा चुके हैं? तेजस ने कहा, हाँ, थोड़ी देर में सब निकलने वाले हैं। और फिर कहने लगा, मुझे समझ नहीं आता कि हमने ज्योति की फैमिली को यहाँ क्यों रुकने दिया। आपको पता है ना, इस होटल में एक नॉर्मल कमरे का रेट भी कितना ज्यादा है। हम उन लोगों पर अपने पैसे क्यों खर्च करते हैं? होटल के एक कमरे में ज्योति परेशान होकर बेड पर बैठी थी और अपनी माँ को देख रही थी। शोभा अपने बैग में होटल का कुछ सामान रख रही थी। उसने एक लोशन की बोतल उठाते हुए कहा, ज्योति, देखो इसका प्राइस। हे भगवान, यह एक बोतल 5,000 की है। यह कहते हुए उसने वह बोतल अपने बैग में रख ली। ज्योति ने छिड़कर अपनी मम्मी की तरफ देखा और कहा, मम्मा, इतना डाउन मार्केट नहीं होते। मैं जो पैसे आप लोगों को देती हूँ आपको कम पड़ते हैं। ज्योति की माँ ललचाई नजरों से बाकी सामान को देखते हुए कहने लगी, हमें पैसे बचाने चाहिए। क्या पता कब तुम्हारा ड्रामा खत्म हो जाए। ज्योति की माँ फ्लोर फ्लोर में यह सब बोल गई थी। तभी उनके ख्याल में धैर्य का चेहरा आया और उनके हाथ रुक गए। उन्होंने मुड़कर ज्योति का चेहरा देखा और सीरियस होकर कहा, क्या तुमने उस लड़की का कुछ करा? ज्योति को कल धैर्य से हुई बहस याद आ गई। उसने गुस्से में कहा, वह कुछ ज्यादा ही चालाक हो चुकी है। मेरी राघव से बात हुई है, वह कह रहा था कि उसने कुछ इंतजाम किया है। शोभा परेशान होते हुए कहने लगी, तुम्हें नहीं लगता इतने सालों के बाद उसका वापस आना किसी मुसीबत का इशारा है? ज्योति ने बेड पर सो रहे हर्ष की तरफ देखा और कहा, अभी से इस बारे में सोचकर कुछ फायदा नहीं, और मुझे नहीं लगता कि उसे कुछ भी पता होगा। जिस तरह से वह मुझसे बात कर रही थी, यह साफ पता चल रहा था कि उसने अबॉर्शन कराया था और उसके पास राजवंश खानदान से जुड़ने के लिए कुछ नहीं है। इधर सड़क पर ढेरिया पैदल ही होटल से बाहर चल पड़ी थी। इतनी सुबह सुबह उसे घर जाने के लिए कोई टैक्सी मिल ही नहीं रही थी। जिस रास्ते पर वह भी चल रही थी वह पूरी तरह सुनसान था, पर इस बात का धैर्य को बिल्कुल ख्याल ही नहीं था, क्योंकि उसके ख्यालों में तो वायु और उसकी थोड़ी देर पहले हुई किस चल रही थी। वह खोई हुई थी, उस खाली सड़क पर चलती जा रही थी। तभी उसे अपने पीछे से कुछ कदमों की आवाज आई। उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां ही 7 लोग मुस्कुराते हुए उसकी तरफ आ रहे थे।
धैर्य को उनके इंटेंशंस अच्छे नहीं लगे और वह अपनी चाल तेज कर कर आगे जाने लगी। उसके पीछे चल रहे लोगों ने भी अपनी रफ्तार तेज कर दी और जल्दी से धैर्य के पास पहुंच गए। धैर्य रुककर उन लोगों की तरफ देखने लगी। उसने कहा, आप लोगों को हमसे क्या चाहिए? एक लंबी दाढ़ी वाले आदमी ने धैर्य को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, चाहिए तो बहुत कुछ, पर क्या करें? पैसों ने हाथ बांध कर रखे हैं। उसके पीछे खड़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, पैसे तो इसे मारने के मिले हैं। पार्टी ने यह नहीं कहा कि हम इसके साथ कुछ कर नहीं सकते। वहां खड़ा हर एक इंसान धैर्य को बुरी तरह घूर रहा था। धैर्य को उनकी नजर बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी और अब उसे थोड़ा डर भी लग रहा था। उसने आसपास देखा। उस सड़क पर उसे कोई भी नहीं दिख रहा था जो उसकी मदद कर सके। उसने अपने पर्स में हाथ डाला, पर उसे अपना फोन नहीं मिला। तभी उसे याद आया कि कल जब उसे किडनैप किया गया था तो उसका फोन भी टूट गया था। दाढ़ी वाले आदमी ने धैर्य का हाथ पकड़ा और खींचते हुए कहने लगा, हमारे साथ कॉर्पोरेट कर लो, हम तुम्हें नहीं मारेंगे। धैर्य ने डरते हुए अपने कदमों को पीछे लिया। कल की हुए हादसे के बाद अपने सामने वैसे ही लोगों को देखकर उसे सोम चौहान की याद आ गई थी। उन लोगों ने धैर्य को ऐसे डर कर पीछे जाते देखा तो उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। सब जानते हैं कि बुरे लोगों को वही लोग अच्छे लगते हैं जो उनसे डरे, और उन्हें ऐसे लोगों को और परेशान करने में मजा आता है। दाढ़ी वाले आदमी के पीछे खड़े आदमी ने धैर्य के पास जाकर उसका दुपट्टा खींच लिया। धैर्य का पूरा शरीर कांपने लगा। उसके गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी और आवाज आने पर भी बीच सड़क पर उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं था। दो आदमियों ने आकर धैर्य के हाथों को पकड़ा और दाढ़ी वाले आदमी से कहने लगी, भाई, ये लड़की तो बहुत कमाल की है, चलो इसे अड्डे पर ले चले। दाढ़ी वाला आदमी धैर्य के चेहरे पर हाथ रखते हुए कहने लगा, मुझसे तो वहां जाने तक का भी इंतजार नहीं हो रहा। ये कहते हुए वह अपना चेहरा धैर्य के आगे करने लगा। धैर्य ने एक आदमी से अपना हाथ छुड़ाया और जोर से दाढ़ी वाले आदमी के चेहरे पर थप्पड़ मारा। वह आदमी इसके लिए तैयार नहीं था और धैर्य के जोरदार थप्पड़ से वह डिस्बैलेंस होकर जमीन पर गिर गया। उसने जमीन से उठते हुए अपने उस गाल पर हाथ रखा जिस पर धैर्य ने थप्पड़ मारा था और उसे घूरते हुए कहने लगा, पहले तो मैं तुझसे प्यार से पेश आने वाला था, पर अब तू देखेगी कि मैं क्या कर सकता हूं। यह कहते हुए उसने धैर्य के गाल पर जोर से थप्पड़ मारा। धैर्य की आंखों से आंसू बहने लगे। उस आदमी धैर्य का गला पकड़ा और जोर से दबाने लगा। उसकी आज तक इतनी बेइज्जती नहीं हुई थी और कभी किसी लड़की ने उस पर हाथ नहीं उठाया था। धैर्य का चेहरा सांस न ले पाने के कारण लाल होने लगा था। तभी एक बड़े से पंजे ने उस आदमी के हाथों पर वार किया। वह आदमी 2 कदम पीछे हटा और उसके हाथों की तरफ देखने लगा जो खून से सन चुके थे और उन पर बड़े बड़े नाखूनों के निशान दिख रहे थे। सब वहां पर अपना पीला चेहरा लेकर दाढ़ी वाले आदमी के सामने खड़े काले चीते को देख रहे थे। सोम चौधरी की हवेली से जाने के बाद राखा काल को वापस जंगल ले गया था, पर तब से काल ने कुछ भी खाने से इनकार कर दिया था और एक पेड़ के पास गुमसुम सा बैठा था। राखा पूरी रात परेशान रहा और सुबह सुबह डायमंड स्टार होटल की तरफ अपनी वैन लेकर निकल गया था। उसे पता था काल को धैर्य से मिलना है। उसने कल उन दोनों की दोस्ती को देखा था। वह बिल्कुल उससे वायु के जैसा ही बर्ताव कर रहा था, पर उसने कभी वायु से मिलने के लिए अपना खाना नहीं छोड़ा था। वो उसे लेकर वहां जा ही रहा था कि काल रास्ते में बहन से कूद गया, जिसका राखा को पता नहीं चला। काल को काफी अच्छी ट्रेनिंग दी गई थी। वह हवा की तरह गायब भी हो सकता था और अंधेरी की तरह छुप सकता था। काल के सेंसर ने उसे धैर्य की खुशबू और दूर से आ रही लोगों की आवाज सुना दी थी। उसे इंसानी भाषा के बात करने के तरीके अच्छे से पता थे और उस आवाज से वह जान चुका था कि यह अच्छे लोग तो नहीं है। काला चीता जोर दहाड़ा, जिससे वहां खड़े हर आदमी के पैर कांपने लगे। धैर्य, जो कि सांस लेने की कोशिश करते हुए जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई थी, उसने अपना सर उठाकर सामने देखा। काल उसके सामने उसकी रक्षा करने के लिए खड़ा था। काल धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उन लोगों को घूरता हुआ आगे जाने लगा। वह लोग वहां से भाग जाना चाहते थे, पर उनके पैर अपनी जगह से हिल ही नहीं रहे थे। तभी उन्हें अपने बॉस की आवाज सुनाई दी। दाढ़ी वाले आदमी ने दर्द से कराते हुए कहा, मुझे यहां से लेकर चलो। उन लोगों ने तुरंत ही दाढ़ी वाले आदमी को पकड़ा और दूर खड़ी अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चले गए।
गाड़ी के दूर जाने तक काल उधर घूरता रहा। तभी उसके कानों में धैर्य की मीठी आवाज आई। काल, देखिए, आपने से हमें बचा लिया। इस समय धैर्य की आवाज थोड़ी सी धीमी थी। काल उसकी तरफ मुड़ा। थोड़ी देर पहले जो उसकी आंखों में जान से मार देने इच्छा थी, एक मासूमियत में बदल गई। वह उसके पास बैठा और उसके गालों को चाटते हुए अपना सर उसके पैरों पर रब करने लगा। धैर्य ने उसके बालों को सहलाया और कहा, आप यहां कैसे आए? उसने इतना ही कहा था कि उसे एक ब्लैक कलर की बड़ी सी लग्जरियस वैन आती दिखी। राका बाहर आया और धैर्य और काल को देखकर समझ गया कि काल को जरूर इसकी खुशबू आ गई होगी। उसने परेशान होकर अपने सामने बैठे काले जानवर को देखा और सोचा, इसे अपने मालिक की पसंद से कुछ ज्यादा ही लगाव हो गया है। राका ने धैर्य को देखा और कहा, चलिए, मैं आपको छोड़ देता हूं, जहां आपको जाना हो। धैर्य ने ना करने की हिम्मत नहीं की और वो राका और काल के साथ उस वैन में बैठ गई। वह वैन अंदर से ब्राउन कलर के सोफे रखे थे। काल एक सोफे पर आराम से लेट गया और धैर्य दूसरे सोफे पर बैठ गई। उस वैन के अंदर एक ग्लास फ्रीजर में काफी सारी मीट के पीस रखे थे। ऐसा लग रहा था वह सिर्फ काल के लिए ही है। काल अपनी पीली आंखों से धैर्य को क्रियोसिटी के साथ उसकी वैन को देखते हुए देख रहा था। वह खुशी से दहाड़ा। उसकी दोस्त उसके सफर करने वाली गाड़ी को देखकर खुश हो रही थी और यह देखकर उसे बहुत गर्व हो रहा था। राका ने रिव्यू मिरर से काल के एक्सप्रेशन देखे और मन में कहा, यह सब तुम्हें बॉस ने दिया है। तुम तो ऐसे खुश हो रहे हो जैसे तुमने खुद ही से खरीदा है। शिव अभी भी उसी तरह दरवाजे के पास खड़ा था और अपने सामने खड़े इंसान को देख रहा था। उसके सामने जो आदमी खड़ा था, उसने ऑरेंज कलर की शर्ट और ब्लैक पेंट पहनी थी। उसके हाथों में एक पिंक रोजेस का बुके था और वह मुस्कुराते हुए दरवाजे को देख रहा था। पर जैसे ही उसने शिव को देखा, उसका मुंह उतर गया। उसने शिव से कहा, क्या यह ढेरिया का घर नहीं है? शिव होश में आया और कहने लगा, क्या आप मिस्टर केविन डुअल हैं? वह इस इंसान से कल पार्टी में मिला था और उसने इसके बारे में काफी कुछ सुना था। उसने देखा था कि यह उसकी मैडम की मम्मी से काफी अच्छे से बिहेव कर रहा था, पर इस समय उसे दरवाजे पर देखकर वह कंफ्यूज था। केविन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, तुम वही हो ना जो कल ढेरिया के साथ थी। और फिर अंदर जाते हुए कहने लगा, वह कहाँ है यह? कहते हुए वह लिविंग रूम तक आ गया और शिव उसे रोक नहीं पाया। केविन की नजर वह सोफे पर बैठे 4 लोगों पर गई और वह अपनी आंखें बड़ी कर कर उन्हें देखने लगा। उसकी नजर प्रज्ञा पर जाकर रुकी। प्रज्ञा भी उसे ही देख रही थी। उसने कहा, मिस्टर केविन, आप यहाँ क्या कर रही हैं? कहा, मेरी फ्रेंड यहाँ रहती है, मैं उससे मिलने आया था। वीरा ने आंखें छोटी कर कर उसे देखा। वह उसे पहचान गई थी, पर वह शांत रही। रावी की नजर जैसे ही केविन पर गई, वो तुरंत उठकर खड़ी हुई और उसके चारों तरफ घूमकर कहने लगी, आप तो वही फेमस आर्किटेक्ट डिजाइनर है जिसने हमारे स्टोर व इतना कहकर चुप हो गई। उसने एक्साइटेड होकर गलती से कह दिया था। प्रज्ञा बात संभालते हुए कहने लगी, हाँ, वह मिस्टर केविन ढेरिया फ्रेंड है। केविन मुस्कुराया और कहने लगा, क्या बात है? धीरू के तो बड़े बड़े फ्रेंड बनने लगे हैं। वीरा ने घूर कर केविन को देखा और कहा, आप उन्हें धीरू क्यों कह रहे हैं? केविन की नजर सोफे पर बैठी उस छोटी सी लड़की पर गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, धैर्य, मैं उसे बचपन से धीरू कहता हूं। वैसे वह है कहाँ? यह कहते हुए वह अपनी नजरें चारों तरफ घूमने लगा। वीरा ने कोल्ड वॉइस में कहा, वह घर पर नहीं है, अब जाइए और बाद में आना। उसकी टोन से साफ पता चल रहा था कि वह इस इंसान को यह नहीं चाहती। प्रज्ञा ने केविन तरफ देखा और मन में सोचा, यह वही इंसान था जिससे वह अपने दोनों इंटरनेशनल स्टोर का इंटीरियर करवाना चाहती थी और वह इससे इतना बुरा बर्ताव कर रही थी। हाँ, ड्रेस फॉर मी के ऑस्ट्रेलिया और कनाडा वाली स्टोर का इंटीरियर डिजाइन के केविन ने खुद करा था, जिसके लिए प्रज्ञा उसे मनाने में बहुत मेहनत की थी। केविन ने उन दोनों लड़कियों को देखा और कहा, तुम दोनों कौन हो? रावी मुस्कुराते हुए कहने लगी, आप जिनकी बात कर रही है वह हमारी मम्मी है। केविन के हाथ से लगभग पिंक रोज का बुके गिरने ही वाला था। उसने आंखें फाड़कर उन दोनों लड़कियों को देखा और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी दरवाजे पर फिर से किसी की दस्तक हुई, पर इस बार किसी के भी दरवाजा खोलने से पहले बाहर से कोई दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। धैर्य अंदर आते हुए कहने लगी, हम आ गए, आप सब क्या कर रहे हैं?
राका ने धैर्य को उसकी कॉलोनी से थोड़ा दूर ही छोड़ दिया था। आखिर वह इतने बड़े काले चीते को लेकर किसी की कॉलोनी में कैसे जा सकता था? केविन ने जैसे ही धैर्य की आवाज सुनी, वो पीछे मुड़ा और दौड़कर दरवाजे की तरफ गया। धैर्य हैरान होकर केविन को देख रही थी। उसने कहा, गट्टू, तुम यहां क्या कर रहे हो? केविन ने जोर से धैर्य को गले लगाया और कहा, मैं तुमसे मिलने आया था, पर तुम तो घर पर थी ही नहीं। रावी और वीरा जलन भरी नजरों से केविन को देख रही थी। उन्होंने अपनी मम्मी के पास कभी किसी मेल फ्रेंड को नहीं देखा था और उन्हें वैसे भी पसंद नहीं था कि उनकी मम्मी उनके अलावा किसी और से प्यार से बात करें। रावी ने ठंडी आवाज में कहा, मुझे लगता है आपको मेरी मम्मी को छोड़ देना चाहिए। धैर्य ने अपना सर केविन के कंधे से हटाकर देखा तो रावी और वीरा उसे घूर रही थीं। वह तुरंत केविन से अलग हुई और मुस्कुराते हुए कहने लगी, आप दोनों हमेशा इतना गुस्सा क्यों हो जाती है? दोनों ने कुछ नहीं कहा और मुड़कर वापस लिविंग रूम में चली गई। धैर्य ने एक लंबी सांस ली और अपनी बेटियों की तरफ देखने लगी। उसने अपनी जूती उतारी और सीधा अपने कमरे की तरफ चली गई। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि लिविंग रूम में कौन बैठा है। केविन वहां अगर सोफे पर बैठा और धैर्य के बाहर आने का इंतजार करने लगा, उसकी नजर धैर्य के कमरे की तरफ ही थी। रानी ने चिढ़कर कहा कि आप हमारी मम्मी के कमरे को घूरना बंद करेंगे। केविन चुपचाप आगे की तरफ देखने लगा। राजन शाही ने कहा, अब हमें चलना चाहिए। केविन की नजर राजन शाही पर पड़ी और वह हैरान होकर कहने लगा, मिस्टर शाही, आप यहां क्या कर रहे हैं? वो धैर्य से मिलने के लिए इतना डेस्परेट था कि उसे किसी पर ध्यान देने का मन ही नहीं कर रहा था और उसने इतनी बड़ी शख्सियत को अपने सामने देखते हुए भी इग्नोर कर दिया। इस बात पर उसे थोड़ी शर्मिंदगी हो रही थी। राजन शाही मुस्कुराए और कहने लगी, जिस इंसान ने तुम्हें अंदर लाया था वह शिव है। यह कहते हुए उन्होंने शिव की तरफ इशारा किया। शिव हमारे साथ काम करता है और हम उससे मिलने आए थे। केविन ने कहा, क्या मिस्टर शिव यहां रहते हैं? शिव मुस्कुराया और कहने लगा, सामने वाला अपार्टमेंट मेरा है। केविन ने कहा, तो आप यहां क्या कर रहे हैं? आपको अपने घर ले जाना चाहिए था, अपने मेहमानों को। उसकी यह बात वहां बैठे हर इंसान को अटपटी लग रही थी। आखिर वह होता कौन है? किसी के भी घर आकर उनके मेहमानों को भगाने वाला। वीरा ने कहा, यह हमारा घर है और हम किसी को बुला सकते हैं। आप भी तो बिना बुलाए आ गए। इतना कहकर वह वापस अपनी फाइल पढ़ने लगी। केविन ने उसके हाथ में पकड़ी फाइल की तरफ देखा और कहा, मिस प्रज्ञा, ये तो कनाडा वाले स्टोर की फाइल है। उसने फाइल के बाहर जो नाम पढ़ लिया था, उसने प्रज्ञा से आगे कहा, आप एक बच्ची को इतनी इंपॉर्टेंट फाइल कैसे दे सकती हैं? मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अगर इसमें कोई गलती कर दी तो प्रज्ञा के हाथ एक पल के लिए कांप उठे। प्रज्ञा को अच्छे से जानती थी। किसी की हिम्मत नहीं थी कि वह वीरा की इंसल्ट कर सके। भले ही लोगों ने उसे देखा नहीं था, पर उसकी वॉइस चेंजिंग डिवाइस से आने वाली आवाज ही लोगों को कांपने पर मजबूर कर देती थी। इसके आगे केविन कुछ कहता, धैर्य बाहर आते हुए कहने लगी, हाँ तो गट्टू, तुम यहां कैसे? उसने इतना ही कहा था कि उसे लिविंग रूम पूरी तरह भरा मिला। वह हैरान होकर वहां बैठे हर एक इंपॉर्टेंट इंसान को देख रही थी। राजन शाही, जो शाही कॉरपोरेशन का चेयरमैन था, प्रज्ञा भाटिया, जो ड्रेस फॉर मी की हेड डिजाइनर की, केविन ड्यूअल, जो वर्ल्ड के बेस्ट आर्किटेक्ट और डिजाइनर में से एक था। धैर्य को ऐसा लगा जैसे दुनिया के सारे अच्छे लोग उसी के घर में आ गए हैं। उसका सिर चकराने लगा था। उसने सबकी तरफ देखकर कहा, आप सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? वह सभी भूल गए थे कि धैर्य को उनके बारे में कुछ नहीं पता है और राजन शाही और प्रज्ञा घबराई हुई नजरों से उसे देख रहे थे। वीरा ने शांति से कहा, ये दोनों शिव भैया के घर आए थे, पर उनके घर की चाबी नहीं मिली, इसीलिए हमने उन्हें थोड़ी देर हमारे यहां बैठने को कहा। शिव, प्रज्ञा और राजन शाही तीनों मुंह खोले वीरा की बातों को सुन रहे थे। राजन शाही ने मन में सोचा, लड़की ने इतनी जल्दी इतना अच्छा बहाना ढूंढ लिया, पर शिव को इन सब की आदत थी, इसीलिए उसके फेस पर कोई रिएक्शन नहीं आया। जारी है धैर्य उन सब के बीच खुद को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। तभी एक बड़ी सी हाथ ने उसे खींचकर सबके पास बिठा लिया। उसने अपने बगल में देखा कि केविन मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। रावी और वीरा ने एक साथ कहा, आप उन्हें कैसे जानती हैं? धैर्य अपनी दोनों एंजल की बातें सुनकर उनकी तरफ देखने लगी, जो उसे ही घूर रही थी। उसने केविन की तरह देखा और कहा,
यह हमारा बचपन का दोस्त है। गट्टू वीरा ने अजीब नजरों से केविन को देखा और कहा, आपका नाम यह है? केविन ने धैर्य को देखा और उसके सर पर मारते हुए कहने लगा, तुझे कितनी बार कहा है, मुझे यह मत कहकर इतने बड़े लोगों के सामने मेरी इज्जत खराब कर रही है। धैर्य ने अपने सर पर हाथ रखा और कहा, अब तुम्हारा नाम यह है तो मैं तुम्हें यही कहूंगी ना। और सबकी तरफ देखकर कहने लगी, हम और गट्टू दोनों साथ में एक ही गांव में रहते थे। पर फिर यह कहते हुए थोड़ा उदास हो गई। उसने आगे कहा, गट्टू के पापा को पैसों की परेशानी थी, इसीलिए उन्होंने इसे ऑस्ट्रेलिया के शादीशुदा जोड़े को बेच दिया था। यह बात बहुत ज्यादा कम लोग जानते थे और वहां बैठा हर इंसान ये बात सुनकर हैरान था। यहां तक कि वीरा और रावी भी, उनकी व मम्मी के कनेक्शन सच में काफी अच्छे थे। थोड़ी देर बाद सब मिलकर बातें करने लगे और ढेरिया के घर से चले गए। धैर्य भी नहाकर तैयार हुई और ऑफिस के लिए जाने लगी। उसने मुड़कर रावी और वीरा से कहा, आप दोनों स्कूल जा रही हैं ना? दोनों लड़कियों ने हाँ में सर हिलाया। ढेरिया ने उन दोनों के सर पर हाथ रखा और वहां से चले गए। ऑफिस पहुंचने के बाद धैर्य जल्दी जल्दी अंदर जाने लगी। वह बाकी उसे पहले पहुंच गई थी, इसीलिए वहां कम स्टाफ था। कल की पार्टी से सब काफी थक गए थे। बिल्डिंग के अंदर पहुंचने के पहले किसी ने उसकी आंखों और मुंह पर हाथ रखकर उसे अंडरग्राउंड पार्किंग में खींच लिया। धैर्य घबराते हुए अपने हाथ पर मरने लगी। जब उसकी आंखों से हाथ हटा तो वह वायु के केबिन में थी। उसने मुड़कर देखा। वायु मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। वायु ने उसे कस के गले लगाया और कहा, 4 घंटे 38 मिनट 50 सेकंड, मैंने तुम्हें कितना मिस किया। फिर उससे अलग होकर उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहने लगा, जान, तुमने मुझे मिस किया। धैर्य अभी भी वायु के अचानक किए गए इस काम से उबर नहीं पाई थी। उसने वायु को घूर कर देखा और कहा, क्या आप इस कंपनी के मालिक नहीं हैं? किस तरह से आप ऐसी हरकतें कर सकते हैं? यह कहते हुए अपना सर दूसरी तरफ कर खड़ी हो गई। वायु ने उसे पीछे से पकड़ा और अपना सर उसके कंधे पर रखते हुए कहने लगा, अब क्या अपनी वाइफ से मिलना भी गलत होता है? ढेरिया की पीठ वायु के सीने से लगी हुई थी और वह उसकी सांसों और धड़कनों को महसूस कर सकती थी। उसने उसे छूटने की कोशिश की। वायु ने अपनी पकड़ उसके पेट पर और मजबूत कर दी और कहा, तुम मुझसे दूर क्यों जा रही हो जान? तुम्हें मेरे पास रहना चाहिए। और फिर उसे पलटकर उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहने लगा, क्यों ना, मैं तुम्हारा केबिन मेरे फ्लोर पर शिफ्ट करवा दूं, फिर मुझे तुमसे मिलने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। धैर्य मुंह खोले उस इंसान को देख रही थी जिससे इस कंपनी का हर एक एम्प्लॉय डरता था। उसने मुंह बनाकर वायु को देखा और कहा, आपको क्या लगता है, आप पूरा डिजाइनिंग डिपार्टमेंट अपने फ्लोर पर ला सकते हैं? और वैसे भी इस फ्लोर पर सिर्फ आपका केबिन है और किसी और को यहां आने की इजाजत भी नहीं है। वायु ने उसे गले लगाकर कहा, तुम इस कंपनी एक सीईओ की वाइफ हो जान, तुम जो चाहे वह कर सकती हो। ढेरिया परेशान होकर उसका चेहरा देख रही थी। उसे उसकी नीली आंखों में अपने लिए सिर्फ और सिर्फ गहरे जज्बात दिख रहे थे। कुछ पलों के लिए वह उनमें खो गई, तभी उन्हें पीछे से कुछ गिरने की आवाज आई। दोनों ने एक साथ पीछे पलटकर देखा। पार्टी के बाद राजवंश खानदान के कई लोग राजवंश हवेली में ही आ गए थे। इस समय वह पूरी हवेली लोगों की आवाज और कदमों की आहट से गूंज रही थी। निर्मला देवी मुस्कुराते हुए अपने आसपास देखकर कह रही थी, कितने समय बाद सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हमें तो लगा था हम सबको साथ शायद ही देख पाएंगे। निर्मला देवी के सामने वाले सोफे पर बैठी एक बुजुर्ग महिला ने कहा, भाभी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मेरी स्वीटी हमेशा यहाँ आना पसंद करती है। ये कहते हुए उस बूढ़ी औरत ने अपने साथ बैठी एक सुंदर सी लड़की की तरफ इशारा किया, जिसमें डार्क ग्रे कलर का जंप सूट पहना था। उसका चेहरा बहुत मासूम दिख रहा था और वह प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ निर्मला देवी की तरफ देख रही थी। बुजुर्ग महिला निर्मला देवी की ननंद थी, जो लंदन में रहती थी। इस पार्टी में आने का उनका एक ही मकसद था, स्वीटी और वायु का रिश्ता करना। निर्मला देवी ने स्वीटी की तरफ देखा और कहा, सच में तुम्हारी पोती काफी बड़ी हो गई है। स्वीटी ने निर्मला देवी को चाय दी और कहा, ऐसी बात नहीं है दादी सा, बस आप मुझे काफी समय बाद देख रही हैं। सब आपस में बातें कर अपने अपने पोते पतियों को एक दूसरे से मिला रहे थे। कई सुंदर लड़कियां उस हवेली में घूम रही थीं। वहीं एक को कोने में ज्योति हर्ष को लेकर चुपचाप बैठी थीं।
भले ही वह इस हवेली पर अपना कितना ही हक जमाती थी, पर राजवंश खानदान के इतने सारे बड़ों को देखकर उसे अपनी आवाज उठाने में डर लग रहा था। उसे अपने ऊपर घमंड और घृणा से भरी नजरें महसूस हो रही थीं। कुछ लोग उसे देखकर बातें भी कर रहे थे। दो लड़कियां जो वायु के चाचा की बेटियां थीं, उन्होंने ज्योति को देखकर कहा, पता नहीं दादी सा ने इस लड़की को और इस बच्चे को यहाँ क्यों रखा है। भाई को कितनी ही लड़कियां मिल सकती हैं और उनके कितने ही बच्चे हो सकते हैं। अब वह हर बच्चे को थोड़ी अपनाएंगे, पर यह तो यह डेरा जमा कर बैठ गई है। दूसरी लड़की ने कहा, तुमने उसकी मासूम शक्ल देखी? इंसान कितना मासूम होता है, उतना चालाक होता है। उसे लगता है कि वह इस बच्चे के जरिए वायु भाई की शादी कर सकती है, पर इन 7 सालों में कभी वायु भाई ने इसे आंख उठाकर भी नहीं देखा। ज्योति की आंखें निराशा से भर गईं और वह चुपचाप उठकर अपने कमरे में चली गई। एसके के हार्ट रिसर्च सेंटर। सिद्धार्थ बैठा अपनी पेशेंट की फाइल को स्टडी कर रहा था, तभी उसके केबिन का दरवाजा खुला। उसने बिना ऊपर देकर कहा, आना, इन फाइल को डॉ रुचि को देकर आओ। जब सिद्धार्थ को कोई जवाब नहीं मिला तो उसने अपना सर उठाया और दरवाजे पर किसी को न देखकर वह कंफ्यूज हो गया। तभी उसके कानों में एक आवाज आई, कभी कभी नजरें नीची भी करनी चाहिए। सिद्धार्थ ने जैसे ही नीचे देखा, वहां पर वीरा खड़ी थी। वीरा ने ब्लैक कलर की फ्रॉक पहनी थी और उसके फेस पर ब्लैक मास्क लगा था। उसकी गहरी नीली आंखें सिद्धार्थ को खा जाने वाली नजरों से घूर रही थीं। सिद्धार्थ को ऐसा लगा जैसे उसके शरीर का खून सूख रहा है। उसने अपने आप को संभाला और वीरा से कहा, तुम यहां क्या कर रही हो? वीरा बिना कुछ कहे उसके केबिन में बने सोफे पर बैठ गई। सिद्धार्थ ने उस बॉसी नेचर वाली लड़की की तरफ देखा और अपनी चेयर से उठकर उसके पास बैठ गया। वीरा ने ज्यादा बात ना करते होंगे। सिद्धार्थ से, आप हमारी मम्मी के बारे में अपने दोस्त को नहीं बता सकते? सिद्धार्थ आंखें बड़ी कर उसे देख रहा था और सोच रहा था, इसे कैसे पता चल गया? राजवंश कॉरपोरेशन। केबिन के गेट के पास तेजस खड़ा था, जिसने अपनी आंखों पर हाथ रखा हुआ था। तेजस ने कहा, भैया भाभी, मैंने कुछ नहीं देखा, पर आवाज उसके कुछ गिराने से नहीं आई थी। धैर्य की नजर तेजस के पीछे खड़े इंसान पर गई। वीर, जो तेजस के साथ वायु से कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने आया था, उसने जब वायु और धैर्य को इतना करीब होकर एक दूसरे से बातें करते देखा, तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया और जिस फाइल पर वो डिस्कस करने आया था, वो उसके हाथों से नीचे गिर गई। पर जैसे ही उसकी नजर वायु की खतरनाक नजरों से मिली, उसका पूरा शरीर ऊपर से नीचे तक कांप उठा। वो तुरंत ही अपनी नजरें नीचे कर कर खड़ा हो गया। धैर्य ने एक बार उसे देखा और उसकी हालत देखने के बाद उसने घूर कर वायु को देखा और कहा, वीर को घूरना बंद कीजिए। ऐसा तो है नहीं कि उसने आप पर हमला किया है। वायु ने धैर्य की तरफ देखा और अब उसकी आंखें नरम भावनाओं से भरी थीं। कोई नहीं कह सकता था कि वह अभी वीर और तेजस को जान से मारने की इच्छा से देख रहा था। उसने धैर्य से कहा, ठीक है, मैं उसे नहीं देखूंगा, तुम गुस्सा मत हो। उसकी बातें सुनकर धैर्य के गाल गुलाबी हो गए। उसने धीरे से कहा, हम आपसे गुस्सा क्यों होंगे, हम यहां से जा रहे हैं। ये कहकर वो पीछे मुड़ी। तभी उसे अपने हाथों पर एक भारीपन महसूस हुआ। उसने सिर घुमाकर देखा। वायु ने धैर्य का हाथ पकड़ा था। वायु उसका हाथ पकड़कर उसे मासूम नजरों से देख रहा था। धैर्य ने परेशान होकर उसे देखा और कहा, आप इसके आगे उसे कहने को शब्द नहीं मिल रहे थे। वीर अपने सफेद चेहरे के साथ उन दोनों को देख रहा था और तेजस अपना मुंह बनाते हुए। वीर ने कहा, तेजस सर, ये क्या हो रहा है? तेजस ने हंसते हुए कहा, तुमने पहली बार ये देखा है वैसे। तुम लक्की और अनलक्की साथ में हो। वीर ने कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देखा तो तेजस ने कहा, तुम इस सच को जान सकते हो और किसी को बता नहीं सकते। कितनी गलत बात है ना? तभी उन दोनों की कानों में वायु की ठंडी आवाज आई। वायु ने कहा, अगर बात करनी है तो बैठो वरना जाओ। दोनों ने तेजी से अपने कदमों को सोफे की तरफ बढ़ाया और बैठ गए। वायु ने धैर्य का हाथ अभी भी पकड़ा हुआ था और वह उसे अपने साथ सोफे पर बिठा चुका था। वीर अनकंफर्टेबल होते हैं। अपने सामने बैठे दो लोगों को देख रहा था। धैर्य ने मुस्कुराते हुए वीर को देखा और कहा, आप उस फाइल को लेकर आए हैं जिसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे? वीर ने हाँ में गर्दन हिलाई और उन प्रॉब्लम्स के बारे में समझाने लगा।
पर उसके दिमाग में अभी भी वायु और धैर्य एक दूसरे से इस तरह बातें करना चल रहा था। उसकी नजरें वायु के हाथ पर थीं, जिसने धैर्य के हाथ को जोर से पकड़ कर रखा था। थोड़ी देर बाद वायु ने उन फाइल्स पर साइन किया और कहा, एक बार इस फैक्ट्री में जाकर मटेरियल चेक कर लेना। वीर उठा और उसके साथ धैर्य भी बाहर जाने को उठी। वह वायु की तरफ मुड़ी और कहने लगी, वायु, हम जा रहे हैं और इस बार आप हमें नहीं रोकेंगे। यह कहते हुए वह उसके केबिन से बाहर चली गई। वीर उसके पीछे एक कठपुतली की तरह चल रहा था, जिसके अंदर जान ही ना हो। उसके लिए यह विश्वास करना नामुमकिन हो रहा था कि जिस वायु राजवंश को ऊंची आवाज में बात करने वाले लोगों से नफरत थी, धैर्य सीधा उसका नाम लेकर उससे बात कर रही थी। जब वह दोनों डिजाइनिंग डिपार्टमेंट पहुंचे, तब भी वीर उसे ऐसे देख रहा था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। धैर्य ने अपना सर नीचे किया और कहा, देखिए वीर, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है। वीर ने अपने दोनों हाथ उठाए और धैर्य के आगे जोड़ते हुए कहा, महान देवी, आप मुझे बताएंगे कि आपके और हमारी कंपनी के सीईओ के बीच ऐसा कौन सा रिश्ता है जो आप उनसे उनका नाम लेकर और उन्हें घूर कर बातें कर रही थी। वीर ने सिर्फ उन्हें क्लोज आते देखा था। उनकी बातों को वह नहीं सुन पाया था। अब धैर्य को समझ नहीं आ रहा था कि वह वीर को क्या जवाब दें। तभी पीछे से तेजस की आवाज है, मिस्टर वीर, मैं बताता हूं। वीर ने तेजस की तरफ देखा। तेजस ने मुस्कुराते हुए धैर्य को देखा और कहा, यह मेरी भाभी है। वीर, जो खुद को काफी देर से संभाले था, ये लास्ट लाइन सुनकर वह बेहोश होकर वहीं गिर गया। तेजस और धैर्य दोनों ने आंखें बड़ी बड़ी कर कर जमीन पर पड़े हुए वीर को देखा। एसके हार्ट रिसर्च सेंटर। सिद्धार्थ परेशान होकर अपने सामने बैठे लड़की को देख रहा था। उसने तो आज ही प्लान बनाया था कि वह वायु को सब बता देगा। उसके दोस्त के लिए इससे ज्यादा खुशी के बाद हो ही कर सकती थी कि जिससे वह प्यार करता है, उससे उसे इतनी प्यारी बेटियां हैं। वह अपने ख्यालों में ही था कि उसे वीरा की आवाज है। वीरा ने घूरते हुए सिद्धार्थ को देखा और कहा, आपको क्या लगता है, आप कौन हैं और आपको क्या राइट है हमारी पर्सनल लाइफ में आकर हमारे फादर को हमारे बारे में बताने का? अगर उन्हें कुछ बताना होगा तो वह हम खुद बताएंगे, और अभी उसका सही समय नहीं आया है। वीरा की आवाज बहुत कोल्ड थी और साफ पता चल रहा था कि वह बिल्कुल नहीं चाहती कि वायु को उनके या उनकी मम्मी की सच्चाई पता चले। सिद्धार्थ ने भी इस बारे में सोचा। वीरा गलत नहीं थी। वो रिश्ता उन चारों का था। वो अगर जबरदस्ती उन्हें बांधने की कोशिश करेगा तो शायद वो टूट जाए। उसे उन सबको उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। पर अगर वायु को यह पता चल गया कि वह इस बात को काफी पहले से जानता था और उसने उसे नहीं बताया, तो वह जरूर काल को उसे आधा डिनर में और आधा ब्रेकफास्ट में खिला देगा। यह सोचते हुए सिद्धार्थ के माथे पर पसीना आने लगा। वीरा उठी और बाहर जाते हुए कहने लगी, बेहतर होगा आप मेरी बात हल्के में ना लें। बाहर शिव चुपचाप खड़ा वीरा का वेट कर रहा था। कुछ मामले वीरा अकेले ही हैंडल करती थी और यह बात शिव जानता था। जब वह दोनों वहीं से बाहर जा रहे थे तो वीरा ने आगे चलते हुए कहा, पता करो मम्मा, जब होटल से घर आ रही थी तो क्या हुआ था। वीरा ने अपनी मम्मी के गले पर और गाल पर उंगलियों के निशान देख लिए थे। शिव ने कहा, मैंने पता कर लिया है। शिव ने भी वह नोटिस कर लिया था, इसीलिए उसने वीरा के कहने के पहले ही उसकी जांच करा ली थी। शिव ने कहा, वह एक लोकल गैंग है जिस आपकी मम्मी को मारने के लिए भेजा गया था। वीरा के चलते कदम रुक गए और उसकी आंखों में कोल्डनेस आ गई। उसने कहा, मुझे उनमें से कोई जिंदा नहीं चाहिए। उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी मम्मी को हाथ लगाने की। यह कहते हुए वह कार में जाकर बैठ गई। सिद्धार्थ, जो धैर्य के कुछ नए टेस्ट के बारे में उन दोनों को बताने वापस जा रहा था, उसने वीरा की बातें सुनी और अब उसकी हिम्मत नहीं थी। वायु को सच बताने की सिद्धार्थ जाती हुई गाड़ी को देखने लगा और फिर ऊपर देखते हुए कहने लगा, भगवान, क्यों मुझे, आखिर मुझे ही क्यों सब पता चलता है? वह भी ऐसे कि मैं किसी को बता नहीं सकता। ये लड़की अपनी मम्मी को छूने वाले को मारने निकली है। अगर मैंने इसकी और इसकी माँ की सच्चाई इसके पिता को बता दी तो यह जरूर मुझे भी मार डालेगी। एक तरफ बाप मारने बैठे, एक तरफ बेटी मारने बैठी है। मैं खुद ही मर जाता हूं। वो अपने आप में बढ़ाए जा रहा था। तभी आहाना, जो अभी अभी हॉस्पिटल में आई थी, उसका अजीब हरकतें देखकर उसके आगे अपना हाथ हिलाने लगी। राजवंश हवेली।
ज्योति अपने कमरे में आकर परेशान सी बैठी थी। वह अच्छे से जानती थी कि वह इन बड़े परिवारों के बीच में अपने आप को सिर्फ परेशान कर सकती थी। उसने अपना फोन उठाया और किसी को फोन करा। फोन रिसीव होते ही एक भारी आवाज दूसरी तरफ से सुनाई थी। उस आदमी ने कहा, तुम्हें क्या काम है? ज्योति परेशान होते हुए कहने लगी, आपने कहा था। मैं आपके कहने पर चलूंगी। आप मेरी वायु से शादी कराएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। कुछ पल की खामोशी के बाद उस आदमी ने कहा, तुमने कहा था तुम्हें वह लड़की मिली थी, क्या तुमने उसके बारे में कुछ करा? ज्योति ने कहा, हाँ, शायद वह अब तक जिंदा भी नहीं होगी। वह आदमी शैतानी तरीके से मुस्कुराया और कहने लगा, बस कुछ समय और इंतजार करो, तुम्हें वह जरूर मिलेगा जो तुम्हें चाहिए। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। एक बड़े ही अंधेरे कमरे में एक आदमी अपने हाथ में फोन पकड़कर मुस्कुराते हुए सामने लगी एक बहुत बड़े परिवार की तस्वीर देख रहा था। उसने अपने हाथ में पकड़े शराब के गिलास से शराब पी और कहा, वायु राजवंश, तुम कभी उस खानदान का सब कुछ नहीं ले पाओगे, क्योंकि मैं सब तुमसे छीन लूंगा। यह कहते हुए वह जोर जोर से हंसने लगा। उस अंधेरे कमरे उसकी हंसी चारों ओर गूंजने लगी। एसके हार्ट रिसर्च सेंटर। आहाना के उसके पास आकर उसे होश में लाने पर सिद्धार्थ को एहसास हुआ कि वह कब से हॉस्पिटल के गेट के पास खड़ा है। उसने आहाना की तरफ देखा और उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, चलो ये कर। उसे वह खींचकर अपने साथ ले जाने लगा। वहां खड़ा हॉस्पिटल स्टाफ और डॉक्टर उन दोनों को देख रहे थे। आहाना ने अपनी नजरें नीचे करके रखी थीं। जैसे ही वह दोनों सिद्धार्थ के केबिन में पहुंचे, आहाना ने उससे अपना हाथ छुड़ाया और उसे घूरते हुए कहा, डॉक्टर सिद्धार्थ कश्यप, आपको एक नर्स का हाथ पकड़कर इस तरह से पूरे हॉस्पिटल में नहीं घूमना चाहिए। सिद्धार्थ ने शरारती तरीके से मुस्कुराते हुए उसे देखा और कहा, यह बात वह लड़की कह रही है जो किसी लड़के को सड़क पर किस कर रही थी। आहाना ने दूसरी तरफ से देखा और कहा, उस टाइम वह मेरी मजबूरी थी। और फिर मजाकिया लहजे में कहने लगी, वैसे भी तुम्हें किस करके मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया। सिद्धार्थ ने आहाना को खींचकर अपने पास किया और उसे अपनी जलती हुई आंखों से देखकर कहने लगा, तो तुम्हें उस दिन मजा नहीं आया था, ठीक है, आज जरूर आएगा। यह कहते हुए उसने आहाना को अपने केबिन की वॉल से सटाकर खड़ा कर दिया और उसकी तरफ झुककर उसे फोर्सफुली किस करने लगा। आहाना की बॉडी कोई रिएक्शन दे ही नहीं पा रही थी। वह एक स्टैच्यू की तरह अपने साथ हो रही इस ज्यादती को सह रही थी। अचानक उसकी आंखों के सामने एक लड़की दिखने लगी जो बेड के कोने में बैठी थी और एक आदमी उसके पास अपने हाथों में बेल्ट लेकर उसे मार रहा था। वह लड़की रोते हुए उसे छोड़ने की भीख मांग रही थी। वह आदमी बिना रहम के उसे तब तक मारता रहा तब तक उसके शरीर के हर कोने से खून नहीं बहने लगा। फिर उसने उस बेल्ट को साइड में फेंका और उस लड़की के कपड़ों को उतारते हुए कहने लगा, देखो, मैं तुम्हारा पति हूं ना, मैं तुम्हारे सारे जख्मों को भर दूंगा। यह कहते हुए उसने अपने नाखूनों से उसके जख्मों को खुरेदना शुरू कर दिया और फिर उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। यह सब सोचते हुए आहाना का पूरा शरीर पसीने से भीगने लगा था। उसने जोर से सिद्धार्थ को अपने से दूर किया और वहीं फर्श पर घुटनों के बल अपने कानों पर हाथ रखकर बैठ गई और जोर जोर से रोते हुए कहने लगी, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मुझे मत मारो। यह कहते हुए वह अपने हाथों और पैरों को रगड़ने लगी। सिद्धार्थ शोक सा दूर खड़ा होकर आहाना को देख रहा था। अग्निहोत्री कॉरपोरेशन। तेजस और ढेरिया परेशान होकर जमीन पर पड़े वीर को देखा। इस समय ऑफिस में स्टाफ होना भी शुरू हो गया था। चित्रा और मानुषी नीचे वीर को इस तरह जमीन पर पड़ा देखा तो उन्होंने परेशान होकर कहा, मिस्टर वीर को क्या हुआ? यह कहते हुए वह उसके पास बैठकर उसके गालों को थपथपाने लगी। ढेरिया अचानक से अपने सेंसर में वापस आई और अपने पास में टेबल पर रखा पानी का ग्लास उठाकर पूरा का पूरा वीर के मुंह पर डाल दिया। वीर हड़बड़ाते हुए उठकर खड़ा हुआ और धैर्य से कहने लगा, मैडम, सॉरी। वहां खड़े सारे एम्प्लॉय वीर की हरकत देखकर अजीब सा मुंह बना रहे थे और धैर्य घूरकर उसे देख रही थी। तेजस ने सबकी तरफ देखा और कहा, ऑल राइट गाइज, अपने अपने काम पर जाइए। सब अपनी अपनी जगह जाकर काम करने लगे, पर मानुषी और चित्रा अभी भी उसी तरह खड़े होकर ढेरिया को देख रही थीं। उन्हें ज्योति ने शिव और आहाना से झूठ बोलने को कहा था कि धैर्य उनके साथ रूम में है और उसने उन दोनों को बताया था कि धैर्य को एक अमीर आदमी अपने साथ ले गया है
और अब वह वापस नहीं आएगी। पर अपने सामने धैर्य को सही सलामत देखकर उन्हें डर लगने लगा था कि उनकी गलत बातें सामने ना आ जाएं। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और वहां से चले गए। सबके जाने के बाद तेजस ने मुस्कुराते हुए धैर्य से कहा, भाभी, आप भी अपना काम कीजिए। घरिया ने घूर कर उसे देखा और कहा, हम आपको पहले भी कह चुके हैं, हम आपकी भाभी नहीं है। ठीक है। तेजस पीछे मुड़ा और जाते हुए कहने लगा, अब यह तो आप भी जानती हैं सच क्या है, और वहां से चला गया। आरएस कॉरपोरेशन की बिल्डिंग में रावी, वीरा और शिव थोड़ी देर बाद होने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए तैयार हो रहे थे। कंपनी के कुछ बोर्ड मेंबर रावी और वीरा को सीईओ की पोजीशन से हटाना चाहते थे। इसीलिए खुद की एक टीम बनाकर वह लोग बाकी सब लोगों के खिलाफ खड़े हो गए थे। राजन शाही ने उन सब से काफी देर तक बात की और यह फैसला वोटिंग और आने वाले प्रोजेक्ट के रिजल्ट पर छोड़ने को कह दिया। शिव रावी और वीरा की तरफ देखा और कहा, कंपनी में बहुत परेशानी होने लगी है। क्या हमें आप दोनों की जगह कोई सब्स्टिट्यूट रखना चाहिए? हम उन्हें आपकी जगह ट्रांजिट कर सकते हैं। वीरा फाइल बंद करी और कहा, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अगर उन्हें लगता है कि वह हमसे बेहतर इस कंपनी को संभाल सकते हैं तो हम इसे उनके हाथों में देंगे। शिव ने परेशान होकर वीरा की तरफ देखा। वह जानता था वीरा किसी के आगे नहीं झुकती थी, भले ही बात कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। अगर उसे इस कंपनी से भी निकाल दिया जाएगा तब भी वह उन सारे लोगों के सामने डरकर तो नहीं आएगी। रावी ने अपने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ा और कहा, हम उन पैसों के भूखे लोगों के बारे में बाद में सोचेंगे। पहले हमें 2 दिन बाद की फ्लाइट के बारे में सोचना चाहिए। और फिर वीरा की तरफ देखकर कहने लगी, दी फिर से स्कूल ट्रिप का बहाना बनाए। वीरा ने अपना सिर सिट से टिकाया और कहा, हर बार एक ही बहाना काम नहीं करेगा, हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। राजनवश कॉरपोरेशन कॉन्फ्रेंस रूम डिजाइनिंग डिपार्टमेंट के हेड संजय और प्रोजेक्ट एंजल क्लॉथ पर काम करने वाले सभी लोग वहां मौजूद थे। सामने बड़ी सी स्क्रीन पर थोड़ी देर बाद आरएस कॉरपोरेशन की रिप्रेजेंटेड मीटिंग ज्वाइन करने वाले थे। किसी ने उन्हें कभी नहीं देखा था और सिर्फ उनके बारे में अफवाह सुनी थी। बीच वाली कुर्सी पर वायु शांत नजरों से प्रोजेक्टर को देख रहा था और उसकी नजर थोड़ी दूर रखी खाली सीट पर भी थी। धैर्य अभी तक वहां नहीं आई थी। वायु ने संजय की तरफ देखा और कहा, क्या आपका सारा स्टाफ नहीं आ रहा है? संजय परेशान हो गया। उसने भी उस सीट की तरफ देखा जहां धैर्य बैठने वाली थी और कहने लगा, सर, वह आते ही होंगे। चित्रा और मानुषी ने छिड़कर एक दूसरे से कहा, यह धैर्य अटेंशन पाने का एक मौका नहीं छोड़ती। इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग में कोई लेट कैसे हो सकता है? वायु को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वह उठकर खड़ा हुआ और बाहर जाते हुए कहने लगा, सब यही रुकेंगे। यह कहकर वह डिजाइनिंग डिपार्टमेंट की तरफ चला गया। डिजाइनिंग डिपार्टमेंट पूरी तरह खाली था। वहां के हर एक एम्प्लॉय को इस मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए अलग से एक रूम में बिठाया गया था जहां से वह इसे लाइव देख सकते थे। वायु ने चारों तरफ भी नजरें घुमाई। तभी उसे पीले रंग का एक दुपट्टा नजर आया। वह उस दिशा में बढ़ गया। उसने देखा धैर्य कॉर्नर में एक सीट पर अपने सीने पर हाथ रखकर बैठी थी और उसके चेहरे पर पसीना था। वायु तेज कदमों से उसके पास गया और उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहने लगा, जान, तुम्हें क्या हुआ है? धैर्य ने लंबी सांसें लेते हुए वायु को दूर रखें अपने बैग की तरफ इशारा किया। वायु ने तुरंत वहां जाकर उसका बैग उठाया और कहा, मुझे बताओ क्या चाहिए? धैर्य ने कहा, ब्लू बोतल। वायु ने बैग के अंदर से एक छोटी सी कांच की नीले रंग की लिक्विड वाली बोतल धैर्य के हाथ में दी। धैर्य ने उसे ओपन किया और जल्दी से पी लिया। वायु धैर्य के हाथों को रब कर रहा था। थोड़ी देर बाद धैर्य को अपने सीने में दर्द महसूस नहीं हुआ और वह शांति से बैठ गई। तब उसे एहसास हुआ कि उसके सामने वायु बैठा है। उसने अपनी नजरें चारों तरफ घुमाई और जब उसे डिपार्टमेंट में कोई नहीं दिखा तो उसके राहत की सांस ली। वायु ने देखा कि धैर्य नॉर्मल हो गई है तो वह उसे खड़ा कर कर उसे गले लगाते हुए कहने लगा, जान, तुम्हें क्या हुआ था? तुम इतनी परेशान क्यों थी? हम हॉस्पिटल जाएंगे। यह कहते हुए वो उसे खींचकर बाहर ले जाने लगा। धैर्य ने उसके हाथों पर हाथ रखा और कहा, हम ठीक हैं, बस थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, पर हमने दवाई ले ली है। मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें चलना चाहिए। वायु उसकी बात से सहमत नहीं था,
पर फिर भी उसने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और उसके माथे पर किस करते हुए कहने लगा, अगली बार अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम मुझे बताओगी। धैर्या वायु से दूर हुई और कहने लगी, यह आपका ऑफिस रूम नहीं है। वायु मुस्कुराया और कहने लगा, हम अभी वहां जा भी सकते हैं। धैर्या ने घुरकर वायु को देखा और आगे जाते हुए कहने लगी, आप अकेले ही अपने ऑफिस में बैठिए। वायु उसके पीछे चलते हुए कहने लगा, तुम्हारे बिना वहां वैसे भी अच्छा नहीं लगता है। धैर्या ने कुछ नहीं कहा और कॉन्फ्रेंस रूम में चले गए। कॉन्फ्रेंस रूम का गेट खुला और अंदर बैठे लोगों ने पहले धैर्या को और उसके पीछे वायु को आते देखा। उन लोगों के दिमाग में पहली बात यह है कि क्या मिस्टर वायु इस लड़की को लेने गए थे, पर उन्हें तुरंत ही ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दिया। आखिर वायु राजवंश छोटी सी कल्लीक को लेने खुद की जाएंगे। थोड़ी देर बाद बड़ी स्क्रीन पर कई सारे लोगों के चेहरे दिखने लगे और साइड में 2 ब्लैक स्क्रीन। शिव, जो उस स्क्रीन से ऑफिस में बैठे लोगों को देख रहा था, उसने कहा, यह हमारी फर्स्ट ऑफिशियल मीटिंग है। एंजल क्लॉथ प्रोजेक्ट को लेकर मैं आप लोगों को हमारी कंपनी के कुछ हेड और शेयर होल्डर से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं। हम सब मिलकर इस प्रोजेक्ट को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर फाइल को देख सकते हैं। यह कहते हुए उसने स्क्रीन पर एक फाइल ओपन कर दी जिसमें कुछ एनजीओस को दिखाया जा रहा था, जहां पर छोटे बच्चे कुछ एक्टिविटीज करते दिख रहे थे। शिव ने कहा, मैं चाहता हूं कि हम हमारे इस प्रोजेक्ट के एंडोर्समेंट इन एनजीओ के बच्चों के जरिए करें। हमारे इस प्रोजेक्ट का पर्पस स्पेशली किड्स लिए है। हमारी सीईओ आरवी चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट से हमारी प्रॉफिट के 20% हिस्से को हम इन 11 एनजीओ को डोनेट करें। रावी और वीरा ने बहुत मुश्किल से अपनी कंपनी के शेयर होल्डर्स और एग्जीक्यूटिव को तैयार करा था, और वैसे भी अगर वह तैयार नहीं भी होते तो वह खुद इसे पे करती। वायु शांति से 2 ब्लॉक स्क्रीन की तरफ देख रहा था। उसने शिव से कहा, हम इसके लिए तैयार हैं। वहां बैठा हर इंसान वायु की इस बात से हैरान था कि उसने बिना कुछ कहे अपनी हामी भर दी। रावी और वीरा बड़ी सी स्क्रीन को देख रही थीं, जहां वायु बैठा था। रावी बार बार उस चेहरे को देखकर परेशान हो रही थी, और इस बात को वीरा ने नोटिस कर लिया था। इसीलिए वह नहीं चाहती थी कि रावी भी इस मीटिंग को अटेंड करे। वीरा ने अपने माइक सेट करा और कहा, थैंक यू मिस्टर वायु। आई थिंक हमारा आपके साथ काम करने का डिसीजन सही है। वायु ने आंखें छोटी कर कर उस ब्लैक स्क्रीन से आ रही आवाज को सुना और कहा, मैंने आपकी सारी टर्म्स मानी और आपकी सारी कंडीशन भी। क्या आप मेरे लिए कुछ करेंगे? वीरा की आंखें भयानक हो गईं और उसने कहा, आपको क्या चाहिए? वायु ने कहा, मुझे आप दोनों से पर्सनली मिलना है। वीरा ने अपनी स्क्रीन के सामने दिख रहे कॉन्फ्रेंस रूम पर एक सीट की तरफ देखा जहां उनकी मम्मी बैठी थीं और कहा, यह पॉसिबल नहीं है। वायु ने कहा, पर आप लोग इतना छुपती क्यों हैं? क्या आपको डर है कि आपका कोई ऐसा सच है जो बाहर आ जाएगा? वीरा ने अपनी मुट्ठियां करके बंद करी और अपना गुस्सा दबाते हुए कहने लगी, मिस्टर वायु, मुझे यह डर है कि शायद आप हमें देखने के बाद अपने डर से सामना ना कर पाए। बेहतर यह होगा कि हम अपने तय गए टर्म्स और कंडीशन पर काम करें। वायु ने इस बात को आगे नहीं बढ़ाया और कई सारे इश्यूज पर बात करने और उन्हें सॉल्व करने के बाद वह मीटिंग खत्म हो गई। धैर्या की कानों में उस लड़की की आवाज गूंज रही थी और उसे ऐसा लग रहा था कि वह उस आवाज को बहुत अच्छे से पहचानती है। उसे पता ही नहीं चला कि वह कॉन्फ्रेंस रूम कब खाली हो गया और वह अकेली रह गई।